क्योंकि यहाँ पे अगर काउंट की जाए रोज की जो सामग्री ठाकुर जी भोग रोकते हैं तो लगभग 100 से ज्यादा सामग्री रोज की डिफरेंट टाइप की सामग्री। उष्णकाल की कौन सी स्पेशल प्रसादी है जो यहाँ पे जो लोग आने वाले हैं उनको चखनी चाहिए? इसमें एक्चुअली दो तो ये बहुत ही सुंदर सिस्टम है जहाँ पर ठाकुर जी जो रोज आरोगते हैं वही सेम प्रसाद हमें आरोगने का अवसर मिलता है नॉर्मली ये और कहीं। जय श्री कृष्ण, मैं मेघ सोनी हूँ पुष्टि श्रृंगार से और आप देख रहे हैं श्रीनाथ जी डायरीज का एक वीडियो। तो आइए आज हम बात करते हैं श्रीनाथ जी के प्रसादिया से और जानते हैं कि यहाँ पे जो प्रसादी का सिस्टम है वो क्या है और यहाँ पे ठाकुर जी जो आरोगते हैं उसमें से क्या क्या हम चख सकते हैं और क्या क्या हमें अवश्य चखना चाहिए इसका। जय श्री कृष्ण सर, पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए, कितने समय से आप ये काम कर रहे हैं? जी, मेरा नाम सचिन भाटिया है और ये हमारी शॉप जो है 7 जनरेशन से ठाकुर जी के पास है। तब से हम ये यहाँ पे बैठ रहे हैं जब हम लोग 6th क्लास में थे। ओके। पहले कॉलेज जब तक पढ़ रहे थे तब तक हम दोनों भाई बैठते थे, उसके बाद में हम लोग फुल टाइम प्रसादिया हो गए। सर सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि नॉर्मली जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं या कहीं पे बाहर चला जाऊँ, कहीं पे जॉब करने या पढ़ाई करने, तो व्हाट मेड यू स्टे हियर और ये काम अपना आगे ले जाए? ठाकुर जी ने कृपा कर रखी थी, 7 जनरेशन से शॉप चल रही थी हमारी। हाँ। तो फादर ग्रैंडफादर सब लोगों ने इतने साल से संभाला था, अच्छा हमारा नाम था, तो हमने भी हमको लगा कि हम भी इस चीज को कंटिन्यू करते हैं। बाकी पढ़ाई की तो हम लोगों ने जो ग्रेजुएशन किया था उस टाइम इतना पढ़ाई का और ये बाहर जाने का इतना था नहीं, बराबर। तो ठाकुर जी के पास चल रहा था तो उसको हम लोग कंटिन्यू किया। तो क्या आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी यही लाइन पे चलेंगे या ठाकुर जी फिर कृपा करेगी जरूर चलेंगे? ठाकुर जी कृपा करेंगे जैसे ठाकुर जी की इच्छा जी, हो। बहुत बढ़िया। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है, मैं तो यहाँ से नहीं हूँ, नाथद्वारा से नहीं हूँ, मैं बाहर से आया एंड इतने सालों में जब तक मैं यहाँ पे आता था दर्शन करने हम लोग आते थे, हम या तो मैक्स टू मैक्स रबड़ी या फिर और पे अटक जाते थे। जी जी। तो यहाँ पे जब से मैं रहने लगा हूँ तब से एक सिस्टम जो है यहाँ का प्रसादी का, यहाँ पे ठाकुर जी का सुबह मंगला से लेकर शयन भोग तक जितना भी ठाकुर जी भोग आरोगते हैं वो सब कुछ यहाँ पे पब्लिक के लिए अवेलेबल होता है। जी, जी। तो मुझे ये पूरा सिस्टम समझना है कि ठाकुर जी का जो भोग है, एक बार ठाकुर जी ने आरोग लिया उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, क्यों होता है? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यहाँ पे वर्षों से, बल्कि जब से ठाकुर जी पधारे तब से सिस्टम चल रहा है। इसको हमने एक हमारी रील में एक्सप्लेन भी किया था। मैं आपको वापिस बताता हूँ कि यहाँ पे ठाकुर जी के अंदर जो सेवा, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, जैसे बाल भोग में जो बाल भोगिया या जो भी रसोई में रसोई घर रसोइया होते हैं वो लोग ठाकुर जी की सामग्री सीधे करते हैं। मुखिया भितरिया जो होते हैं वो ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं। दर्जी खाना के जो सेवक होते हैं वो वस्त्र ठाकुर जी के सिद्ध करते हैं और फूल घर में फूल घर की सेवा होती है, खासा भंडार में अनाज की सेवा होती है। इस तरह से जो भी ठाकुर जी से रिलेटेड सेवा होती है, जो भी ठाकुर जी से रिलेटेड सेवा कर रहे हैं उनको ठाकुर जी पीछे मतलब ठाकुर जी के भोग आरोग्य के बाद महाप्रसाद ही मिलता है। अच्छा। और यहाँ पे कोई बार्टर सिस्टम तो है नहीं कि महाप्रसाद मिलेगा तो उसके बदले में दूसरी चीजें ले लेंगे। अब हर चीज को दूसरी कोई भी सामग्री लेने के लिए तो उनको पैसा ही चाहिए होता है, कैश। इसलिए उनका हमारा कॉन्टेक्ट रहता है, उनका प्रसाद हम वहाँ से मंदिर से हमारे सेवक जो हमारे आदमी होते हैं वहाँ से लेके आते हैं और यहाँ हम लोग सेल करके लिमिटेड मार्जिन रख के उनको पैसा महीने का महीने, हफ्ते का हफ्ते, रोज का रोज, जिसका जो सिस्टम बना हुआ है उस हिसाब से उनको कैश या उनके बैंक अकाउंट में हम लोग पे करते हैं। और ये सिस्टम आज से नहीं तब से चल रहा है जब से हमारी शॉप है। तो यहाँ पे आपकी जैसी दुकानें भी है और मोती महल के बाहर कोई एक लारी का काउंटर है, वो लारी जो लगी हुई है, लारी लगी हुई है, वो सकड़ी प्रसाद बेचते हैं। सकड़ी प्रसाद दिन भर में ठाकुर जी 2 बार आरोगते हैं, बराबर। एक बार राजभोग में, एक बार शयन भोग में। उनके पास दाल चावल, उसको कच्चा प्रसाद भी बोलते हैं, वो एज ए मील है। हमारे पास जो होता है दिन भर में 10 बार भोग आता है और वो महाप्रसाद जो है एज ए ब्रेकफास्ट या मंचिंग होता है। मंगला से लेके, मंगला में जैसे 12 उठता है तो उसको भूख लगती है तो उसको दूध, दही, मक्खन, मिश्री ये सब चीजें दी जाती है। इस तरीके से होता है। तो ये बहुत ही सुंदर सिस्टम है जहाँ पर ठाकुर जी जो रोज आरोगते हैं वही सेम प्रसाद हमें आरोगने का अवसर मिलता है नॉर्मली ये और कहीं पे ऐसा और कहीं भी ऐसा सिस्टम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर काउंट की जाए रोज की जो सामग्री ठाकुर जी भोग आरोगते हैं तो लगभग 100 से ज्यादा सामग्री रोज की डिफरेंट टाइप की सामग्री ठाकुर जी आरोगते हैं एवरीडे। राइट। एंड आई थिंक इससे वेस्टेज जो होता है वो भी काफी रिड्यूस हो जाता होगा। वेस्टेज होता ही नहीं है, बिल्कुल। बहुत सब चीजें बहुत एकदम वेस्ट मैनेजमेंट। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि जैसे आज मार्केट में प्राइस बढ़ती है, जैसे हम लोगों से जुड़े हुए हैं, सब सैलरी पेड है, सैलरी हम पे करते हैं उनको, तो मंदिर के ऊपर कोई बर्डन नहीं रहता है। करेक्ट। वापिस हम लोग जो अगर उसको पे कर रहे हैं तो जो मार्केट में प्राइस बढ़ेगी तो उनकी सैलरी अपने आप बढ़ जाएगी, उनको कभी स्ट्राइक करने की जरूरत नहीं है। ठाकुर जी के अंदर स्ट्राइक से काम चलता भी नहीं है। तो वो सिस्टम यहाँ पे वर्षों से बना हुआ है और चल रहा है अच्छे से ठाकुर जी के पास। ओके। तो मेरा सवाल अभी ये है नेक्स्ट, ऐसी कौन सी प्रसादी है जो डे टू डे ठाकुर जी डेली ही आरोगते हैं और ऐसी कौन सी है जो सीजनल होती है? अब जैसे उष्णकाल चलेगा तो उष्णकाल की कौन सी स्पेशल प्रसादी है जो यहाँ पे जो लोग आने वाले हैं उनको चखनी चाहिए? इसमें एक्चुअली 2 तरह का भोग होता है जी। एक होता है नित्यनेक जो कि सुबह से लेकर रात तक ठाकुर जी दिन भर में नियम से आरोगेंगे ही आरोगेंगे। मंगला में जैसे सबसे पहले ठाकुर जी उठते हैं, सबसे पहले मंगला में घी वाला दूध होता है, दूध के अंदर काफी काढ़ेलो दूध या उबाला हुआ दूध, उसके अंदर घी डाला हुआ होता है। इसके साथ में ठाकुर जी को मंगला के अंदर रबड़ी आरोगते हैं, दही होता है, मक्खन, मिश्री, कड़क थोड़,
पान की बीड़ा और अचार, ये सब चीज मंगला में भोग आता है। अच्छा। उसके बाद में नेक्स्ट श्रृंगार का दर्शन होता है। तो श्रृंगार के अंदर कोई लिक्विड आइटम नहीं रोकते। बालक को कुछ पहना रहे हैं, अपन कपड़ा पहना रहे हैं या फिर श्रृंगार धरा रहे हैं, उस टाइम लिक्विड नहीं होती। तो बच्चा है तो बच्चा प्रेम से श्रृंगार धरवा ले, उसके लिए उनको मिश्री के खिलौने देते हैं और नारियल होते हैं, सूखे नारियल के गोले होते हैं छोटे छोटे, वो उनके आगे रखते हैं ताकि बालक चबाता चबाता प्रेम से श्रृंगार धरा सके। द्वार बाद में ठाकुर जी गाय चराने जाते हैं। तो गाय चराने जाते हैं तो उसके साथ में लड्डू सेव का या बूंदी का रखता है। इसके अलावा रबड़ी, दही, श्रीखंड, ये सब सामग्री उनके साथ धरी जाती है। इसके बाद में वहाँ जब पहुंचते हैं तो वहाँ पे जो सब जो ग्वाल बाल सेवा सखा होते हैं वो सब उनको राजभोग करवाते हैं जंगल में। तो राजभोग करवाते हैं, उसकी भावना से ठाकुर जी को सखड़ी भी भोगाता है। सखड़ी का नियम है कि कम से कम 20 तरह की सब्जी रोज होगी तो ही ठाकुर जी राजभोग करोगे। 20 तरह की सब्जी, अलग अलग सखड़ी के अंदर सब्जियां। दाल, राजभोग के समय सखड़ी में दाल, चावल, रोटी, कड़ी, बाटी वहाँ होती है सब चीज। इसके अलावा हमारे यहाँ भी खीर, रायता, पूड़ी, लाला जी की पूड़ी, राजभोग की पूड़ी, सब्जी, पकोड़े, ये सब सामग्री अनसकड़ी में भी आती है राजभोग में। तो राजभोग सबसे एक हेवी मील होता है ठाकुर जी का। इसके बाद में ठाकुर जी रेस्ट करते हैं, तब उत्थापन में भी उनके सामने बंटा के अंदर महाप्रसाद भोग रखा हुआ रहता है। उत्थापन समय अनुसार भोग होता है उसको। उसके बाद में जब उत्थापन में ठाकुर जी जब जागते हैं तब भी वो चीज भोग लगाई जाती है और उस समय फल फ्रूट भोग लगाया, फल फ्रूट के पीसेस होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट भोग के अंदर फीका, मतलब सेव, चना दाल सब होती है, फीका रखा जाता है उनके सामने। उसके बाद में संध्या आरती के अंदर समय ठोड़, पान की बीड़ा, ठाकुर जी अपने रिटर्न पधर जाते हैं तब की बात। और शाम को जो शयन होता है, शयन के पहले एक बार झाग वाला दूध होता है, तो दहिया बोलते हैं। शयन के पहले दूध रखवाते हैं, एकदम सिंपल। शाम का भोजन लाइट होना चाहिए, उस हिसाब से ठाकुर जी शाम को छिलके वाली मूंग की दाल, चावल सखड़ी में रोकते हैं। और हमारे यहाँ पे सब्जी, पकोड़ा, रबड़ी, ये सब सामग्री अंसकड़ी में आती है। शयन की पूरी आती है मोटी वाली, ये सब ठाकुर जी शयन में रोकते। दिन भर में 24 घंटे में ठाकुर जी 10 बार भोग रोकते हैं। 8 बार तो 8 दर्शन होते हैं उस समा में और 2 बार अनुसर होते हैं। तो अनुसर के साथ में भी ठाकुर जी को भोग धरा जाता है, ये नियम है। तो जैसे ही ठाकुर जी का भोग सरा लिया, तुरंत ही यहाँ पे ठाकुर जी का भोग सरने के बाद में वो महाप्रसाद सब प्रसादी भंडार में जाता है। बराबर। प्रसादी भंडार पे हर महाप्रसाद की अकाउंटिंग होती है, सब वहाँ पे अकाउंटिंग होती है कि क्या क्या चीज आज धरा है, सब अकाउंटिंग होती है। उसके बाद में वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले जो सेवक होते हैं वहाँ पे हमारे आदमी जाते हैं वहाँ पे, और हमारे भाग का जो महाप्रसाद है वो वहाँ से उनसे मांग के लेके आते हैं। तो आपने जो अभी बोले उसमें से सखड़ी को छोड़ के बाकी सब अनसकड़ी प्रसाद सब आता है। अनसकड़ी का मतलब दूध घर, शाक घर और बालभोग की सब सामग्री जितनी भी होती है। हाँ, सब्जियां भी आती है, पर वो अनसकड़ी की सब्जियां होती है। अनसकड़ी की सब्जी में अंदर जो कढ़ाई पे ठाकुर जी में कोई गैस पे चढ़ी हुई है या किसी भी भट्टी पे चढ़ा हुआ है, उसके अंदर नमक नहीं पड़ता है। आपने जो बोला 20 तरह की सब्जी, वो वहाँ रुकते हैं सकड़ी में। हमारे यहाँ रोज की 2-3 तरह की सब्जियां आती है नियम से। और वहाँ पे तो 20 तरह की सब्जी होगी तो ही राजभोग रोकेंगे ठाकुर जी। और वो सभी आगे जो बिल्कुल। तो अभी सर मुझे ये जानना है कि आप यहाँ पे अभी क्या क्या रखते हैं। मैं आपको ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि जैसा मैंने पहले बताया कि रबड़ी और ठौर से आगे हम कभी बढ़े ही नहीं। बिल्कुल। यहाँ पे आके इंटरैक्ट करके पता चला कि इतना वेराइटी है ठाकुर जी का भी जो भोग है, प्रसादी है। रबड़ी के अलावा जैसे राजभोग में कभी आप आते हैं तो यहाँ पे जैसे रबड़ी के अलावा खीर होती है। अभी जैसे गर्मी का मौसम है तो आमरस आता है, बहुत जोरदार आमरस होता है। ठाकुर जी की पतली पूरी, सब्जी, पकौड़े, ये भी आप थोड़ा नाश्ते के रूप में लीजिए, रोज अच्छा लगता है। और रायता होता है, रायता भी इतना अद्भुत होता है कि हम लोग सोच नहीं सकते हैं कितना सुंदर बनता है ठाकुर जी का। इसके बाद श्रीखंड होता है इस मौसम में, सर्दी का मौसम है तो एप्पल का छुंदा जैसा पना आता है, एप्पल का, केले का, पाइनएप्पल का, आम का, ऐसे पीसेस की हुए पना होता है, वो ठाकुर जी रोकते हैं। ये सब सामग्री कभी कोई टेस्ट करे तो उनको मालूम पड़े कितनी अद्भुत चीज है। बिल्कुल। रबड़ी में भी जैसे अलग अलग वेरियंट आते हैं। मॉर्निंग में मंगला की रबड़ी जो होगी वो सिंपल मलाई रबड़ी होती है। उसके बाद नेक्स्ट ग्वाल की रबड़ी में शुगर कंटेंट थोड़ा कम होता है। फिर शाम को संध्या आरती में आती है वो भी मलाई रबड़ी होती है। कभी कभी सागर की रबड़ी आती है, उसमें मलाई नहीं होगी और उसमें केसर, भरपूर केसर होती है। अच्छा। इसके अलावा जो हमारे लोकल्स लोग जो होते हैं वो शयन की रबड़ी पसंद करते हैं। शयन की रबड़ी में शुगर कंटेंट डबल होता है। डबल। अब हम जितना आपको लगेगा कि तो ये बड़ा अजीब है, बट वो लोकल लोग हमारे वही पसंद करते हैं स्पेशली। अच्छा। तो रबड़ी भी 4 टाइप की अलग रबड़ी आती है। राइट। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी यहाँ पे नाथद्वारा आ रहे हो तो हर एक दर्शन की रबड़ी जरूर चखिएगा और शयन रबड़ी पक्का चखिएगा। इसके अलावा सर मेरे को एक और डाउट है कि हमको तो ये था कि ठाकुर जी कद्दू आरोगते ही नहीं ऐसा वैष्णव को कद्दू आरोग्य नहीं। कद्दू ठाकुर जी में 2 तरह की सामग्री का कद्दू भोग आता है। कद्दू में एक छिलके वाला कद्दू की सब्जी आएगी, वो नमकीन कद्दू की सब्जी होगी। और जब ठाकुर जी को मीठा कद्दू भी आरोगते हैं जो शुगर वाला, तो स्वीट कद्दू की सब्जी आती है, उसके अंदर छिलका निकाल के, ताकि वो देखने से मालूम पड़ जाएगा कि आज मीठा है कि नमकीन है। अच्छा। और ये यहाँ पे सिंपल कद्दू आता है अनसकड़ी में। अनसकड़ी में कोई 2 तरह की सब्जी मिक्स नहीं होती, जबकि सकड़ी में कद्दू और चने की दाल की सब्जी मिक्स आती है।
ऐसे अलग अलग मिक्स वाली सब्जियां भी रोकते हैं, आलू और मटर भी मिक्स करते हैं। अनसकड़ी में कभी कोई सब्जी मिक्स नहीं होती, एक सब्जी इंडिविजुअली रोकेंगे सब्जी कोई भी। दूसरा सवाल ये था कि यहाँ पे जो भी ठाकुर जी का प्रसाद है, शेल्फ लाइफ कितनी होती अलग अलग होता है। यूजुअल आप इस चीज में कोई भी रही आने वाली चीज होती है वो 1 वीक तक रहती है। बराबर। पर जैसे यहाँ का एक ठोड़ होता है, कड़क ठोड़, एक ठोड़ कड़क होता है श्रीनाथ जी का, वो अगर सही ढंग से रखा जाए बिना मॉइस्चर के तो 6 महीना खराब नहीं होता। वाह। इस तरह से होता है, पर बहुत हार्ड होता है। हाँ। और एक्चुअली हार्ड ठोड़ ही ओरिजिनल ठोड़ होता था पहले। बराबर। पहले लोग 6 महीने साल भर में एक बार आते थे, काठियावाड़ी जो भी वैष्णव होते थे वो कभी कभी आते थे। तो ये कड़क ठोड़ है जो कि सबसे ज्यादा शेल्फ लाइफ वाला है, ये 6 महीने तक खराब नहीं होता है सही ढंग से रखा जाए तो। और घी में तला जाता है, 4 घंटे तक घी में तलते हैं, सब जाके इतना हार्ड होता है। और अभी भी कई वैष्णव हमको बताते हैं ये चीज है, वो ले जाके इसको क्रश करते हैं और रखते हैं, और जब घर से निकलते हैं तो थोड़ा सा महाप्रसाद लेके निकलते हैं इसका। लंबे समय शेल्फ लाइफ होती है। इसके अलावा लड्डू होता है बेसन का, मगध का, एक सत्तू का लड्डू होता है, वो बिना फ्रिज के 1 महीना खराब नहीं होता है कम से कम। ओके ओके। मैसूर पाक होता है, वो लंबा चलता है। ये लड्डू सत्तू का, ये कल से ही शुरू हुआ है सत्तू का लड्डू। इसमें चना और जौ काल में विशेष रूप से रोकते हैं। इसको बिना फ्रिज के भी रखते हैं तो 1 महीना खराब नहीं होता है। ओके। फ्रिज में रखेंगे तो 2-3 महीना भी खराब नहीं होगा, और गर्मी में बहुत फायदेमंद भी है सब। इसके अलावा मैसूर पाक होता है, वो 1 महीना खराब नहीं होता है। मोहनथाल हफ्ते भर रहती है। एक बादाम की चक्की यहाँ की फेमस सामग्री है, वो भी 10 से 15 दिन बिना फ्रिज के खराब नहीं होती है। उसको आप फ्रिज में रखेंगे तो 2 महीना खराब नहीं होगी, और वो बहुत फेमस। मैंने एक और चीज सुनी थी कि आम रस की खीर भी यहाँ पे नहीं, आमरस की खीर नहीं आती है, पर अभी उष्ण काल के अंदर आमरस की बहुत सारी सामग्री ठाकुर जी रोकते हैं। हाँ। आम का भोग विशेष रूप से आता है ठाकुर जी का उष्ण काल में। उसके अंदर आमरस की बूंदी आती है, आमरस की बूंदी के लड्डू होते हैं, आमरस की मोहनथाल होती है। ठाकुर जी आमरस रोकते हैं, आम रोकते हैं, मुंह काट के उसका छिलके निकाल के उनको आम रोका जाता है। इसके अलावा आम का रायता रोकते हैं, आम का पना रोकते हैं, शुगर के रस में आम के पीसेस डाल के आम का पना कुछ अवेलेबल है अपने पास। आम का मोहनथाल। आम का मोहनथाल नहीं होगा, आम का रस का बूंदी होना चाहिए। है क्या आमरस की बूंदी दिखाओ भैया? तो वो हम लेके जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने एक और चीज सुनी थी कि अगर आप लोग मार्केट से कोई केरी उठा लो और वही सेम केरी जो ठाकुर जी ने आरोगी है उसकी प्रसादी आप लो, दोनों केरी का टेस्ट एकदम ही। देखिए कोई भी सामग्री के अंदर आप सोच लीजिए, केरी छोड़िए आप, कोई भी चीज आप जो सेवा वाले जो होते हैं वो भी कभी अपने घर पे या किसी फंक्शन में खुद के यहाँ बनाते हैं तो वो स्वाद नहीं आता है। उसका रीजन है कि ठाकुर जी अरोगे से स्वाद बढ़ जाता है। राइट राइट। ठाकुर जी महाप्रसाद अरोगे तो उससे स्वाद स्वाभाविक बढ़ना ही है ना। ये रस की बूंदी है। तो ये क्या रस से ही बनती है? ये बूंदी होती है, रेगुलर बूंदी बेसन का होता है ना, उसको बनाने में उसके साथ में उसको आमरस भी डाला जाता है, और केसर और आमरस डालते हैं, उसके बाद बूंदी छांटते हैं, फिर उसकी चाशनी के अंदर लड्डू बनाते हैं। ये उष्ण काल में ठाकुर जी रोकते हैं। और सबसे बेस्ट क्वालिटी की जो हापुस केरी आती है उसी का आमरस बनता है। आम के रस के पकौड़े ठाकुर जी रोकते हैं। अभी उष्ण काल चल रहा है तो विशेष रूप से आम के रखता, आम के पीसेस के पकौड़े भी बनते हैं, आम रस की पकौड़ी भी बनती है। आम रस के पकौड़े? आम रस की पकौड़ी, आम जो पकौड़ी का घोल होता है ना बेसन का, उसके अंदर आम रस डालते हैं और उसकी गोल पकौड़ी उतारते हैं। ये आती सीजन में, पूरे सीजन में 3-4 बार रोकते हैं ठाकुर जी, और वो इतनी सुंदर होती है कि आप खाओ तो खाते ही रह जाओ। नहीं, I'm sure. अरे बहुत सुंदर होती है। आम के पीसेस के पकौड़े आते हैं, आम के चक्का के पकौड़े, वो भी बहुत सुंदर होते हैं। ये सब सामग्री विशेष रूप से उष्ण काल में रोकते हैं अभी। जैसे इसी तरह शीतकाल है, अगर उस शीतकाल में जैसे हरे चने का विशेष रहता है तो हरे चने के पकौड़े रोकते हैं। हमारे यहाँ वैसे लोकल भी यूज करते हैं हरे चने के पकौड़े। शीत और बारिश का मौसम है तो मकई के पकौड़े रोकते हैं, सीजन के हिसाब से होता है। जैसे सर सर्दी होती है तो मंगला के समय ठाकुर जी को सीधा रोकाया जाता है। अभी गर्मी आ गई है तो थोड़े दिन में आम शुरू हो जाएंगे। मंगला के समय खरबूजा होता है ना, साकरडेटी, साकरडेटी के पीसेस भी आते हैं, वो ठाकुर जी को इस मौसम में रोकाया जाता है। ये सब ऋतु के हिसाब से सब चीज क्रम चलता है पूरा। बराबर। आई होप दिस वॉज एनलाइटनिंग एंड जैसे हम कहीं पे भी घूमने जाते हैं तो हम एक लिस्ट बनाते हैं कि हमको ये कैफे में जाके ये ट्राई करना है, ये रेस्टोरेंट में जाके ये ट्राई करना है। जब भी नाथद्वारा आए ये वीडियो को यूज दिस वीडियो एज अ गाइड, एंड जब भी कोई सीजन में आते हैं तो एक लिस्ट बना के आए कि ये चीजें हमें जरूर ठाकुर जी की चखनी है। एंड जब भी नाथद्वारा आते हैं तो विशेष रूप से सर आपके श्याम सुंदर विठलदास भाटिया, श्याम सुंदर विठलदास भाटिया की दुकान से आके प्रसादी जरूर चखें। और अभी हम करेंगे थोड़ी सी शॉपिंग, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।